हाय फ्रेंड्स, पहली बात तो सॉरी, कल का लेक्चर मैंने थोड़ा एब्रप्टली बीच में बंद कर दिया था। हमने कल के लेक्चर में बेसिकली मेरा जो पार्ट 1 था, आज मैं स्टार्ट करूंगा रेरा 2016 का पार्ट 2। ठीक है। कल का सेशन अगर किसी ने देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल के सेशन के लिंक दे दूंगा। तो अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो आप पहले कल का सेशन देख कर रहिए, उसके बाद ये वाला सेशन देखिएगा। छोटा सा सेशन है, 30 मिनट का, जल्दी से हो जाएगा। और उस सेशन में मैंने सिर्फ डेफिनेशंस कवर की है। बेसिकली वो मेरा प्रोमिनेंट फीचर्स का पॉइंट 1 था। आज के ये वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा प्रोमिनेंट फीचर्स पॉइंट 2 टू 33। मैंने कल ही आप लोग को बता दिया था कि मैं सारे प्रोमिनेंट फीचर्स कवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारे रिपीटेशन है। मतलब उसके बाद के तो कुछ रेगुलेटरी और ऐसी फालतू के सेक्शंस है, और वो वैसे भी आने वाले जो सेक्शंस है उसके अंदर कवर हो गई। तो मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है 2 टू 33। एनीवेज हमारे ये जो फीचर्स है ये भी हमारे आगे सेक्शंस में कवर होंगे, लेकिन इन फीचर्स को पढ़ने से आपको एक्ट का बैकग्राउंड मिल जाएगा। उससे आपको जब हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। ठीक है, तो विल स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, प्रमोटर, अलॉटीज, रियल एस्टेट एजेंट हमने देख रखी है पहले पार्ट में। नहीं देखिए तो आप दिखाइएगा प्लीज। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड। द एक्ट विल अप्लाई टू प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑन गोइंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन इशूड। ठीक है, सेम पॉइंट का रिपीटेशन है, पॉइंट नंबर 17। मैं उसको भी पढ़ देता हूं, दोनों साथ में कवर करेंगे। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स विच हैव नॉट रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट विल हैव टू सीक रजिस्ट्रेशन विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों को कंबाइन करके बताता हूं। तो अगर आपको याद है तो मैंने कल बताया था कि रेरा जब भी हम वर्ड यूज करते हैं साथ में ईयर यूज करना है तो 2016। ठीक है, लेकिन एक्ट कमेंस कब से हुआ? 2017, 1 मई 2017। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 1 मई 2017, ये मेरी आज की डेट है। ठीक है, ये मेरी टाइमलाइन 1 मई 2017। ठीक है, ये मेरा पहले का टाइम। ठीक है, यहां से मेरा कमेंसमेंट हुआ एक्ट का। ठीक है, अब क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, मतलब कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट, जैसे हमारे कल के थे धनीराम जी, वो प्रोजेक्ट बना रहे थे। ठीक है, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया था 2016 में। ठीक है, 1 जनवरी 2016 से उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया था। अब तब रेरा तो आया नहीं था, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं होगा। उनका 1 मई 2017 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया था। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है ये भी हम देखेंगे, 2 मिनट। ठीक है, ये सुन लो पहले। 1 मई को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया था, लेकिन उनकी बिल्डिंग ऑनगोइंग है, अभी भी बन रही है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो धनीराम जी को अपनी बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन लेना होगा 3 मंथ्स के अंदर। मतलब कि मई जून जुलाई, मतलब कि 31 जुलाई 2017 के पहले धनीराम जी को रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, वापस पहले बिल्डिंग बन रही थी, पूरी बनी नहीं थी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था 1 मई 2017 को। ठीक है, एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था 1 मई 2017 से। भले ही यहां पे हम 16 लिखते, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था 17 से, याद रखना। इसके 3 मंथ्स के अंदर, मतलब 31 जुलाई 2017 के पहले उनको रजिस्ट्रेशन लेना है। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी भी एक्ट ने डेफिनेशन दी है। कौन सी है? सबसेक्शन क्यू। ठीक है, सर्टिफिकेट 2 टाइप के हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे ऐसे 2 बनाऊं तो एक है मेरा कंप्लीशन और एक है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन एक्ट में दी है, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। यहां पे मैं दोनों का मतलब इसलिए बता रहा हूं, और यहां पे ऑक्यूपेंसी का कुछ काम नहीं, यहां पे हम सिर्फ कंप्लीशन देखेंगे। लेकिन आगे आने वाले कुछ सेक्शंस में आपको कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी दोनों पढ़ना है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी बता के रख रहा हूं। तो हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, दोनों की खास बात है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लोकल अथॉरिटी इशू करती है
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी लोकल अथॉरिटी इशू करती है। मान लो मैं पूना में काम कर रहा हूँ, पूना में फ्लैट बना रहा हूँ, तो जो पूना कॉर्पोरेशन है वही मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगी और वही मुझे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी इशू करती है। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब सबसेक्शन क्यू मींस द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है पता है, और सच अदर सर्टिफिकेट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होता है इस केस में? लोकल अथॉरिटी। सर्टिफाइंग दैट द रियल स्टेट प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू सैंक्शन प्लान लेआउट स्पेसिफिकेशन एज अप्रूव्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। कभी भी बिल्डिंग जब बनती है ना, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें परमिशन लेनी होती है। परमिशन तभी मिलती है जब हम सैंक्शन प्लान सबमिट करते हैं। हम वो प्लान में बताते हैं कि यहाँ पे मेरा बेडरूम रहेगा, उसके बाजू में किचन, उसके ऊपर मेरी स्टोर रहेगी, स्टोरेज रहेगी, इसके बाजू में वॉशरूम। ठीक है, जब हमारी बिल्डिंग बन जाती है, कॉर्पोरेशन वाले घर पे आते हैं, वो देखेंगे कि जो आपने सैंक्शन प्लान दिया था उसी हिसाब से बिल्डिंग बनाई है क्या, और अगर हाँ उसी हिसाब से बिल्डिंग बनाई है तो कॉर्पोरेशन वाले आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ठीक है, अब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन दी है सबसेक्शन ZF में। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मींस occupancy certificate or such other certificate by order name called issued by competent authority, again local government, permitting occupation of any building, ठीक है, as provided under local laws or where which has the provision for civic infrastructure as water, sanitation and electricity. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब कि वो सर्टिफाई कर रही है कि जो जगह है वो रहने लायक है। ठीक है, अब एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए धनीराम जी ने बिल्डिंग बनाई, तो उन्होंने बिल्डिंग बना ली ये पूरी, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे किचन, यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे ऐसे फ्लैट्स बना लिए, स्ट्रक्चर बना दिया, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अभी तक के उसमें वाटर की फैसिलिटी नहीं है, अभी तक के उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी सिर्फ उन्होंने सिविक स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये सिविक स्ट्रक्चर के बेसिस पे अथॉरिटी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगी, लेकिन ऑक्यूपेंसी इशू नहीं करेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं है। अगर ऑक्यूपेंसी इशू कर देती है, अलॉटीज रहने आ जाते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, वो रहेगी कैसे, है ना, वो रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए लोकल अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगी। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तब इशू करेगी जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, वाटर फैसिलिटी आ जाए, सैनिटेशन आ जाए, और वो सारी सर्विसेज, वो सारी चीजें विच आर नेसेसरी फॉर लिविंग। ठीक है, मेरे को यहाँ रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जब तक कि वो नहीं आती मुझे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके नीचे उन्होंने एग्जांपल लेके बताया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफाइन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिलेट्स टू ऑक्यूपेशन ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग आपकी रहने लायक है। ठीक है, which has a provision for civic infrastructure such as water, sanitation, electricity and is habitable. Habitable मतलब वही रहने लायक, मैं रह सकता हूं वहां पे। Whereas completion certificate relates to completion of entire project, certifying that the project has been developed in accordance with sanction plan and blah blah blah. ठीक है, ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे हमारा प्रोमिनेंट पॉइंट 1 खत्म होता है, सॉरी प्रोमिनेंट पॉइंट नंबर 2। ठीक है, वापस एक बार कि फर्स्ट में 2017 तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। ठीक है, अब ऐसा हुआ कंप्लीशन तो मिल गया, ऑक्यूपेंसी मिलने का। फर्स्ट में 2017 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, ऑक्यूपेंसी मिलने का है, क्योंकि एनीवेज पहले मेरा कंप्लीशन मिलेगा फिर ऑक्यूपेंसी आएगा, तो इस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्ट ने वर्ड कौन सा यूज किया, कंप्लीशन, ना कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला रहा तो 3 महीने के अंदर 31 जुलाई के पहले रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, आई होप क्लियर है पॉइंट यहां तक के। गाइस, अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ चीज क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे आप लोग का डेफिनेटली आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। प्रमोटर शैल नॉट एडवर्टाइज, मार्केट, बुक, सेल एनी प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग विदाउट रजिस्टरिंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। प्रमोटर की डेफिनेशन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में देख चुके, पार्ट 1 में देख चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रमोटर जो है जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, मतलब कि अगेन वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, अपने जो
फ्लैट से या प्लॉट से उसका एग्रीमेंट टू सेल नहीं कर सकता, मतलब उसको बेच भी नहीं सकता, बुकिंग भी नहीं ले सकता, एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मतलब कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करता जो उसे पब्लिकली करनी होती है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे एक्ट में लिखा नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं, पब्लिकली जो एक्टिविटी करनी है ना वो नहीं कर सकता, सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ले लिया वैसे ही वो एडवर्टीजमेंट भी कर सकता है, वैसे ही वो सेल भी कर सकता है, बुकिंग भी लेना शुरू कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, नहीं पॉइंट नंबर 3 हम देख चुके, पॉइंट नंबर 4, प्रमोटर शाल मेक एन एप्लीकेशन टू अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एज पर प्रोसीजर। बोल रहे हैं कि प्रमोटर जो भी है वो लायबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने के लिए, और वो जो प्रोसीजर बताई है, रूल्स में जो प्रोसीजर बताई है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेगा। 5th पॉइंट, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी सेटअप इन एवरी स्टेट, बायर कुड अप्रोच देयर बॉडी फॉर रिड्रेसल। ये जो रिड्रेसल बॉडी है, रेरा की अथॉरिटी है, ये स्टेट स्पेसिफिक बनेगी। महाराष्ट्र की एक अथॉरिटी, एमपी की एक अथॉरिटी, गुजरात की एक अथॉरिटी, झारखंड की एक अथॉरिटी, पंजाब की एक अथॉरिटी, ऐसे स्टेट वाइज अथॉरिटीज बनेगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेरा 2016 में आया था सेंट्रल लेवल पे। रेरा आने के बाद सारे स्टेट्स ने खुद के रेरा एक्ट बनाए थे, ठीक है, खुद के हाउस में, स्टेट लेवल हाउस में खुद का रेरा पास करवाया था, क्योंकि स्टेट लेवल अथॉरिटी बनाने की जरूरत थी, ठीक है। 6th पॉइंट, द रेगुलेशन अप्लाई टू बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये बोल रहा है कि रेगुलेशन है रेरा का वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज दोनों पे लगेगा। अब यहां पे ध्यान दो, रेसिडेंशियल मतलब क्या, मैंने शायद कल भी ये पॉइंट कवर किया था, मैं आज वापस बताऊंगा। रेसिडेंशियल मतलब क्या, धनीराम जी ने फ्लैट सिस्टम बनाया था, उसमें लोग रहने आएंगे, ठीक है। धनीराम जी बिल्डर है, उन्होंने फ्लैट सिस्टम बनाया, लोगों को बेचा, लोग रहने गए, ठीक है, वो हो गया रेसिडेंशियल। धनीराम जी के पास और धन आया, उन्होंने मॉल बनाया, बड़ा सा शॉपिंग मॉल, उसमें दुकानें बनाई, विच इज अगेन माय अपार्टमेंट, कल की डेफिनेशन में हमने कवर किया था। मैं वापस बोल रहा हूँ गाइस, नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है, छोटा सा है 30 मिनट का। धनीराम जी के पास और धन आया, उन्होंने शॉपिंग मॉल बनाया, दुकानें बनाई, वो बेची, वहां पे कोई रह नहीं रहा है, वो हो गई मेरी कमर्शियल। अब एक बात बताओ, धनीराम जी ने बहुत, नहीं ये मैं बाद में कवर करता हूं, ठीक है। तो ये रेसिडेंशियल पे भी लगेगा, कमर्शियल पे भी लगेगा। 7th पॉइंट, रियल एस्टेट एजेंट डीलिंग इन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स नीड टू बी रजिस्टर्ड विद रेरा। इसके साथ पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेते हम, पॉइंट नंबर 22 पढ़ लेते हैं, सेम ही है। एवरी रियल एस्टेट एजेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद अथॉरिटी टू फैसिलिटेट सेल और परचेज ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग। मतलब कि वो बोल रहे हैं एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट, अगेन हमने डेफिनेशन कल देखी थी, जो आखिरी में था यहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो, उसको अगर अपनी एक्टिविटीज करनी है, मतलब कि अपना बिजनेस करना है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अलग है, हम आने वाले कुछ सेशंस में वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट बड़ा मस्त है, एनी चेंज इन प्लान submitted to RERA at the time of registration by the builder will require approval of 2/3 allottees, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, मान लीजिए धनीराम जी वापस एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ये पूरा उनका एरिया है, ठीक है। हमने पढ़ा जब तक के रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो सेल नहीं कर सकते, तो धनीराम जी ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, यहां पे एक बिल्डिंग, 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 बीच में गार्डन, यहाँ पे स्विमिंग पूल, और यहाँ पे क्लब हाउस, और यहाँ पे मान लीजिए गेट, ठीक है। ऐसा कुछ तो उन्होंने किया, कंस्ट्रक्शन शुरू किया। सेल करने के पहले रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सैंक्शन मैप भी सबमिट करना होता है, ठीक है, सैंक्शन प्लान। तो सैंक्शन प्लान में ना सब लिखा होता है कि 1 2 3 4 5 बिल्डिंग है, बीच में गार्डन है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, खेलने की जगह, ये गेट है। उन्होंने ऐसा का ऐसा सैंक्शन प्लान रेरा अथॉरिटीज को दे दिया, उनसे रजिस्ट्रेशन ले लिया, ये प्रोजेक्ट हो गया रजिस्टर्ड, ठीक है, ये प्रोजेक्ट हो गया रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ही सेल कर सकते हैं, अभी हमने देखा उसके पहले सेल भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये सारे प्लॉट अपने 90 फ्लैट से उन्होंने सारे के सारे सेल कर दिए, 90 फ्लैट्स उन्होंने सेल कर दिए टू 90 डिफरेंट अलॉटीज, ठीक है, और 90 डिफरेंट अलॉटीज को उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। सब चालू हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया।
बीच में उनको पता चला कि यहाँ की जो जमीन है उसमें कुछ फॉल्ट ऐसा कुछ तो भी है, उस वजह से यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। तो उन्होंने सोचा कि हमें सैंक्शन प्लान को चेंज करना होगा और ये वाली जो बिल्डिंग है इसे यहां से हटा के मुझे यहां लाना होगा और यहां का जो स्विमिंग पूल खेलने की जगह थी वो यहां पे लेके जाना होगा। ठीक है, ये उनके हाथ में भी नहीं था या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से किया, कुछ वजह होगी। तो बोल रहे कि ये जो सैंक्शन प्लान में आप चेंजेस कर रहे हो ना, विच इज सबमिटेड टू रेरा, हमने पुराना वाला प्लान रेरा को सबमिट किया था ना रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम, उसके बाद में हम चेंज कर रहे हैं। तो ये चेंज करने के लिए ना आपको 2/3 अलॉटीज की परमिशन लेनी होगी। मतलब कि ये जो 90 अलॉटीज है इंटू 2/3 मतलब कि 60 अलॉटीज का मुझे अप्रूवल लेना होगा। धनीराम जी को पूछना होगा 60 अलॉटीज को, मतलब कि सभी अलॉटीज को पूछना होगा कि अलॉटीज सुनिए मैं ये चेंज कर लूं क्या। और अगर 90 में से एटलीस्ट 60, ठीक है, एटलीस्ट 60 अलॉटीज भी बोलते हैं कि हाँ धनीराम जी आप ये चेंज कर लीजिए, तो धनीराम जी अपना सैंक्शन मैप चेंज करवा के रेरा के पास बोल देगी कि देखो मेरे पास 60 अलॉटीज का अप्रूवल है, मैं ये चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मतलब ये इतना रिजिड है कि अगर एक्ट इतना रिजिड है कि अगर आपको चेंज भी करना है ना तो आपको 2/3 अलॉटीज की परमिशन लेनी होगी, उनका अप्रूवल लेना होगा। इतना रिजिडनेस के पीछे एक ही लॉजिक है, मैंने जैसे कल आपको बताया था जो अलॉटीज है, बायर्स है, उनके साथ अनफेयरनेस होती थी, अनफेयर तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता था। तो ये एक्ट उन्होंने बायर्स के फेवर में बनाया है, इसलिए थोड़ा रिजिड है। बिल्डर्स विल बी लायबल फॉर एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑकरिंग विद इन 5 years। ठीक है, मतलब कि घर की 5 साल की वारंटी रहेगी इन शॉर्ट, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में क्या आएगी, आपकी दीवार में छोटी छोटी क्रैक आ गई, वो आपका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया, या आपके टेरेस में वाटर लॉगिंग हो रहा है क्योंकि आपका स्लोप बराबर नहीं है, वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया। ये सारी चीज आपकी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में आ जाएगी जिसकी 5 साल की इन शॉर्ट वारंटी रहेगी। देन सेल ऑफ प्रॉपर्टी विल बी ऑन कारपेट एरिया एंड नॉट ऑन सुपर बिल्डअप एरिया। ठीक है, वो बोल रहा है कि सेल प्रॉपर्टी का जो सेल रहेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया रहेगा, सुपर बिल्डअप एरिया पे नहीं रहेगा। अब कारपेट एरिया क्या होता है, ठीक है, इसमें भी 3 चीजें हैं। ठीक है, एक होता है आपका कारपेट एरिया, एक होता है आपका बिल्डअप एरिया, एक होता है आपका सुपर बिल्डअप एरिया। ठीक है, बी लिख देता हूं मैं, समझ जाना आप लोग। कारपेट एरिया की डेफिनेशन एक्ट बताता है, हम एक बार वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। कहां गई, या सबसेक्शन के, कारपेट एरिया मींस नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। वो फ्लोर एरिया जो मैं यूज कर सकता हूं, एक्सक्लूडिंग एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल्स, एरिया अंडर सर्विस शाफ्ट, एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा एरिया, एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस, मतलब कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इंक्लूड एरिया कवर्ड बाय इंटरनल पार्टीशन वॉल्स और अपार्टमेंट। ठीक है, इन शॉर्ट मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं, फ्लैट बनाने की कोशिश करता हूं, ऑल्दो मुझे पता है मुझसे बन नहीं पाएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, ये मान लो हमारा पूरा घर है, यहां से एंट्रेंस, ये हो गया हमारा हॉल, ये हो गया हमारा किचन, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, ये हो गया हमारा रूम 1, ये हो गया हमारा रूम 2। ठीक है, इसी में वॉशरूम भी आ गया, मान लो यहां पे कहीं पे भी वॉशरूम भी आ गया। ठीक है, ये ना इसकी हमने यहां पे दी है ओपन टेरेस। ठीक है, बालकनी, हॉल में से हमारी आती है ओपन टेरेस। ठीक है, जो कि सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, मतलब ये देख लो आप, यहां से आएगा तो ही इस गेट से बंदा, आदमी बंदा यहाँ पे, इस गेट से इस रूम में आएगा तो इधर, एक्सक्लूसिवली हमारे लिए। ठीक है, मतलब जो इस घर में रहता है सिर्फ वही यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो कारपेट एरिया में क्या क्या कवर होगा, ये एक्सक्लूसिव बालकनीज जो है, जो आपकी ये बालकनी है, ये है, ये कवर नहीं होगी, टेरेस भी कवर नहीं होगी, बालकनी भी कवर नहीं होगी, एक्सक्लूसिवली हमारे लिए ही है, सिर्फ हम ही चाहिए, लेकिन कवर नहीं होगी। ठीक है, अब एक और चीज, मान लो ये जो ये वॉल है ना,
मान लो ये 7 इंच की, ठीक है, ये वॉल 7 इंच की है और अंदर वाली वॉल 5 इंच की है। तो बोल रहे हैं कि कारपेट एरिया में बाहर वाली वॉल, एक्सटर्नल वॉल्स कवर नहीं होगी, लेकिन जो अंदर की वॉल जो एरिया कवर कर रही है ना, भले इतू से ही कर रही 5 इंच का छोटा सा ही जगह कवर कर रही, लेकिन उसको मैं कारपेट एरिया में ही दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? कारपेट एरिया में इतना आएगा। अब मैं आता हूं बिल्डअप एरिया में। ये एक्ट बोलता है आपको, कारपेट एरिया एक्ट बोलता है। ठीक है, एक और चीज कारपेट एरिया में मैं बता दूं आपको। मान लो ये बिल्डिंग है, ये फ्लैट है, ठीक है, यहां पे आने के लिए आपके पास यहां पे एक लिफ्ट का वो है, लिफ्ट का है, देन यहां पे आपकी टेरेस भी, ऐसी स्टेप्स भी आती है आने के लिए। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये आपकी कारपेट एरिया में कवर नहीं होगी। लेकिन अगर आपका डुप्लेक्स है, आपका सेकंड फ्लोर है, इन केस फॉर एग्जांपल अगर आपका डुप्लेक्स है, ठीक है, खुल जा भाई, आपका डुप्लेक्स है, आपका सेकंड फ्लोर है, यहां पे ऊपर एक और घर है, ठीक है, ठीक है, ऊपर एक और फ्लोर है, एक और फ्लोर पे आने के लिए आपकी किचन में से बालकनी आ रही है। ठीक है, ध्यान देना, आपकी किचन में से बालकनी आ रही है तो ये कारपेट एरिया में आ जाएगी, क्योंकि ये आपके घर के अंदर है, आपका डुप्लेक्स है 2 फ्लोर का, घर के अंदर से सीढ़ी ऊपर जा रही है, आपकी कारपेट एरिया में आ जाएगी। आपका फ्लैट है, एक ही फ्लोर का है, ये कॉमन स्टेप्स दी है सबके लिए आने जाने के लिए, ठीक है, तो ये आपके कारपेट एरिया में नहीं आएगी। ठीक है, कारपेट एरिया की डेफिनेशन एक्ट बताता है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि बिल्डअप और सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं वो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसा पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बिल्डअप एरिया में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। जो ये है, जो हमने ओपन टेरेस और ओपन बालकनी एक्सक्लूड करी थी कारपेट एरिया में से, ठीक है, वो सुपर बिल्डअप एरिया में आ जाएगी बस। और सॉरी, जो बालकनी और टेरेस है वो कारपेट में नहीं आनी थी, बिल्डअप एरिया में आएगी। अब सुपर बिल्डअप एरिया में क्या होगा, मान लो ये जो फ्लैट है हमारा, ये एक सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, सोसाइटी में यहाँ पे क्लब हाउस है, यहाँ पे सिक्योरिटी केबिन है, यहाँ पे ऑडिटोरियम है, ब्ला 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 दुनिया भर की चीजें हैं। तो सुपर बिल्डअप एरिया में क्या होगा, शाफ्ट है आपकी, स्टेप्स है, वो इन सब का भी कैलकुलेशन करेंगे, टोटल कितना एरिया कवर होता है आपका, क्लब हाउस, सिक्योरिटी, ऑडिटोरियम एंड ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें कितनी एरिया कवर कर रही है, उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देगी उस सोसाइटी में कितने फ्लैट से कितने डुप्लेक्सेस है, ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज है, देन बिल्डअप एरिया में ये सारी एरिया हम ऐड कर देंगे तो सुपर बिल्डअप एरिया बन जाएगा। ठीक है, आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट। अगर आपको डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प। जल्दी, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। या सेल ऑफ प्रॉपर्टी विल बी ऑन द कारपेट एरिया, ये तो बोलेंगे, मतलब कि कारपेट सेल, जो प्रॉपर्टी का सेल होगा वो कारपेट एरिया के बेसिस पे होगा। ठीक है, 70% ऑफ अमाउंट मस्ट बी केप्ट इन एन एस्क्रो अकाउंट दैट इज यूज्ड बाय फॉर करंट प्रोजेक्ट ओनली। अगेन अब क्या होगा, धनीराम जी, ठीक है, धनीराम जी बहुत धनी, ठीक है, उन्होंने एक बिल्डिंग भी बनाई, मॉल भी बनाया, खुद का घर भी बनाया, बहुत पैसा आ गया, तो उन्होंने एक साथ में 3 प्रोजेक्ट ओपन किए। ठीक है, इसका नाम है रोहित, कोहली, धवन। ठीक है, आईपीएल चल रहा है ना इसलिए। तो क्या बोल रहा है, तीनों अलग अलग अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट है। ये क्या बोल रहा है एक्ट कि मान लो रोहित के अलॉटीज है 100, सबने 1-1 करोड़ रुपए दिया, ठीक है, अपार्टमेंट खरीदने के लिए। इसके पास हो गया, रोहित के पास हो गया 100 करोड़ रुपीस जमा, ठीक है, अपार्टमेंट के लिए। ठीक है, ऑल्दो ये 100 करोड़ धनीराम जी के ही है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वैसे ही मान लो यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे मान लो 500 करोड़ हो गया। ठीक है, सारा पैसा धनीराम जी का, लेकिन वो क्या बोल रहा है, इसका 70% रोहित के एस्क्रो अकाउंट में रहे, मतलब कि 70% को आप टच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, टच कर पाओगे, कैसे कर पाओगे ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, सिंपल वो बोल रहा है इसका 100%, इसका 70% धनीराम जी के पास नहीं,
रोहित एक प्रॉपर्टी के नाम पे एक एस्क्रो अकाउंट बनेगा, उसका उसमें रहेगा, मतलब कि 70 करोड़। इसमें 140 करोड़ कोहली प्रॉपर्टीज के नाम से एक एस्क्रो अकाउंट बनेगा, उसमें रहेगा। इसका भी 350 करोड़ धवन प्रॉपर्टी के नाम से एक एस्क्रो अकाउंट बनेगा, उसमें रहेगा। ठीक है, 13 पॉइंट फालतू सा है। इन केस ऑफ बायर हैज डिसीव्ड इनटू परचेज थ्रू फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एडवर्टीजमेंट, ही हैज द ऑप्शन टू एग्जिट द प्रोजेक्ट। मतलब कि बायर को गलत बताया, बायर को फालतू की झूठी झूठी तारीफ की, लेकिन वैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो बायर के पास ऑप्शन रहेगा कि वो प्रोजेक्ट में से एग्जिस्ट कर ले। एग्जिट कर ले मतलब कि बिल्डर को बोलेगा, प्रमोटर को बोलेगा कि भाई मेरे पैसे दे दे पूरे वापस, प्रमोटर देने के लिए लायबल रहेगा। बायर्स हु डू नॉट कंप्लाई विद ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल फेस हेवी पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। ठीक है, पेनल्टी एनीवेज हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट किस पे लगता है, पॉइंट नंबर 15 और पॉइंट नंबर 21 साथ में पढ़ लेते हैं। और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वेयर लैंड इज ओवर 500 स्क्वायर मीटर्स और 8 अपार्टमेंट नीड्स टू रजिस्टर विद रेरा फॉर लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि धनीराम जी ने जब रोहित का लॉन्च किया होगा, ठीक है, मतलब कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, पहले भूमि पूजन होता है और लॉन्चिंग होती है जिसमें लोगों को इनवाइट किया जाता है, और तब से हम सेल बुकिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो बोल रहे हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो या फिर उसमें 8 से ज्यादा अपार्टमेंट हो, तो उसका लॉन्चिंग के पहले भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लॉन्चिंग इन द सेंस आपकी एडवर्टीजमेंट ही हो गई, तो एनीवेज वो हमने पहले कवर कर रखा है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पॉइंट नंबर 21 क्या बोल रहा है, बोल रहा है किस किस को एग्जाम्पशन है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वापस जिसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर के नीचे है या जिसके नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 के नीचे है, अपार्टमेंट मतलब डेफिनेशन हमने कल देख ली थी, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड बुलेट है जिसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट पहले ही आ गया, सॉरी कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले ही आ गया, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट मतलब कि 1 में 2017 के पहले अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथा है अगर आपकी बिल्डिंग में छोटे मोटे रिपेयर है जिसमें आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या जिसमें आपको लेट्स से एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, सेल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं वापस आता हूँ पहली चीज पे, ठीक है, इसे मिटा दो क्या, ठीक है। तो हमने एप्लीकेबिलिटी 2 देखी, एक तो 500 स्क्वायर मीटर या फिर 8 अपार्टमेंट। इसमें ना बहुत बड़ा और है, क्या है, और मेरी बिल्डिंग ना सिर्फ 400 स्क्वायर मीटर की, लेकिन उसमें 10 अपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बिल्डिंग में सिर्फ 4 ही अपार्टमेंट बनाऊंगा मैं, लेकिन उसका जो साइज है ना पूरा वो मेरा 600 स्क्वायर मीटर है, वापस मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से मैं कोई अगर एक लिमिट भी क्रॉस कर जाता हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 17 हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 18 बोल रहा है कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे 30 दिन में या तो अप्रूव हो जाना चाहिए, रिजेक्ट हो जाना चाहिए, हम बाद में कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 19 उसको हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 25 के साथ। On successful registration, the promoter of project will be provided with registration number. Anyways, registration कर रहे हो तो registration number मिलेगा, login ID and password of the applicant, ठीक है, login ID और password to fill essential details on the website of RERA. 25 क्या बोल रहा है, promoter has to create web page on the website of authority to render all details. अब इसमें क्या बोल रहे हो बोलो, जब आप रजिस्ट्रेशन लोगे ना तब आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। रेरा की जो मान लो महारेरा की वेबसाइट है, ठीक है, महारेरा मतलब कि क्या है आपका महाराष्ट्र का रेरा, ठीक है। इसकी वेबसाइट में ना सारे बिल्डर्स के जितने जितने प्रोजेक्ट है उसका एक एक वेब पेज रहेगा। मतलब कि इस वेबसाइट के अंदर एक और छोटी वेबसाइट बोलूंगा मैं, सारे अपने अपने प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट की वो डिटेल्स इस पे देगी, कितना काम हुआ, कितना कॉस्ट है, मतलब कितना सेल है, फोटोज क्या रहेगी, वैसी 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 ये सारी चीजें इस पे देनी होगी। तो अब ये आपको अपडेट करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगेगा, ठीक है, वो आपको मिल रहा है पॉइंट नंबर 90 में। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया, आप महारेरा की साइट पे जाकर खुद का वेब पेज बना लो, लॉगिन कर लो और उसमें अपनी सारी डिटेल्स
अपडेट कर दो। ठीक है। 20 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप्ड इन प्लेसेस वुड रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फॉर ईच फेज सेपरेटली। मतलब कि अगर मेरा काम फेजेस में हो रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले जब हम मॉडिफिकेशन चेंज इन सैंक्शन प्लान की बात कर रहे थे, तो मेरी 4 बिल्डिंग थी, 1 2 3 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी 4 बिल्डिंग ना फेज में बनेगी, पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। तो बोल रहे कि जो 4 फेजेस है ना, उन चारों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। ठीक है। 21 हम पढ़ चुके हैं, 22 पढ़ चुके हैं, 23 फालतू का है। रियल एस्टेट एजेंट का क्या मतलब, उसको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना है, पोजीशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अलॉटी इज एंटाइटल्ड। ठीक है, ऐसे फालतू की चीज है। 24th भी हम पढ़ चुके हैं, 25th पढ़ चुके हैं। 26 प्रमोटर हैज टू मेंशन वेबसाइट एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इन ऑल एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस। ठीक है। अभी जो हमने महारेरा के नीचे हमारी वेबसाइट बनाई ना, छोटी सी, महारेरा बड़ी वेबसाइट, हमारी छोटी वेबसाइट, तो बोल रहे हैं कि आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मैं बिल बोर्ड्स लगा रहा हूँ या फिर मैं फ्लैग्स जो होते हैं ना, लेटर हेड्स, वो बांट रहा हूँ लोगों को, तो उसके ऊपर आपको अपनी छोटी आईडी का, छोटी वेबसाइट का आईडी देनी होगी कि अगर आपको और जानना है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन लॉग ऑन टू सो ब्ला 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 सोसाइटी, ब्ला 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 ईमेल वेबसाइट। ठीक है, ऐसा आपको देना होगा। 27 प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल, 5 साल की वारंटी हम पढ़ चुके हैं। बोल रहे कि 28 पॉइंट बोल रहा है कि एप्लीकेशन और बुकिंग फीस कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट और बिल्डिंग। एप्लीकेशन फीस, बुकिंग फीस, इसके पहले याद है मैंने आपको बोला था लॉन्चिंग होती है तभी से बुकिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो जब बुकिंग लेते हैं ना, तब कुछ पेमेंट लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो बोल रहे हैं कि जो डाउन पेमेंट है ना, आपकी बुकिंग फीस है ना, ये आपकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट से, सॉरी टोटल अपार्टमेंट की कॉस्ट से 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मेरा अपार्टमेंट 1 करोड़ का है, ठीक है, अपार्टमेंट 1 करोड़ का है, जब मैं बुकिंग करने जाऊंगा तब धनीराम जी मुझे बोलेंगे कि हाँ तेरा अपार्टमेंट तो 1 करोड़ का है, लेकिन धनीराम जी मुझसे बुकिंग के नाम पे 10 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, मतलब कि 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, इसका मतलब ये है क्या कि धनीराम जी बुकिंग हो गई, उसके बाद बोले हर 6 महीने में तो मुझे 20-20 लाख रुपए देना, तब तक 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकता। धनीराम जी ये बोल सकते हैं? तो धनीराम जी हाँ बोल सकते हैं। उन्होंने जो 10% की लिमिट बोली है ना, तो वो सिर्फ एप्लीकेशन और बुकिंग फी के नाम पे बोली है। ठीक है, एप्लीकेशन और बुकिंग फी, उसके ऊपर की और किसी चीज की नहीं बोली है। ठीक है। द अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन, और अलॉटी के पास बोल रहे हैं कि हक रहेगा सारी इंफॉर्मेशन जानने का, वो तो एनीवेज होता ही है। अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड ऑफ अमाउंट पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रमोटर फेल्स टू कंप्लाई। धनीराम जी ने बोला था कि आप आज बुकिंग कर दो, मैं 3 साल बाद आपको फ्लैट दे दूंगा, प्रॉमिस। धनीराम जी ने पक्का वाला प्रॉमिस किया था। ठीक है, 3 साल बाद प्लॉट में आपको, सॉरी फ्लैट में आपको दे दूंगा। लेकिन 3 साल हो गए, धनीराम जी ने फ्लैट मुझे नहीं दिया क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। ठीक है, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो मेरे पास राइट रहेगा कि मैं बोलूंगा धनीराम जी आप मेरा फ्लैट 3 साल में नहीं दे पाए, पूरा पैसा वापस करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना, जितना स्पेसिफाइड रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास एक्ट ने मुझे राइट दिया कि अगर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मेरे पास पैसे मांगने का हक है। आई हैव राइट टू गेट माई रिफंड। तो मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि धनीराम जी जितना मुझे इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं मैं वो टाइम पे दूं। ठीक है, द अलॉटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल पेमेंट ऑन टाइम एंड प्रॉपर प्लेसेस। सारे पेमेंट टाइम पे होने चाहिए। एवरी अलॉटी शैल टेक पोजीशन विद इन 2 months ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हमने यहां देखा था स्टार्टिंग में। तो ये बोल रहे हैं एवरी अलॉटी, मैंने जैसे फ्लैट बुक किया था, ठीक है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया, उसके 2 months के अंदर मुझे पोजीशन लेना होगा। पोजीशन लेना होगा मतलब मुझे वहां पे जाके रहना शुरू करना होगा। अब ये चीज आप प्रूफ कैसे करोगे, मतलब इन केस अगर डिस्प्यूट होता है तो आप ये प्रूफ कैसे करोगे कि मैंने वहां पे जाके 2 महीने में पोजीशन ले लिया? मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 33 जो मेरा आज का लास्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद का जो भी है वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। और मैं बता दूं वापस, मैं प्रोमिनेंट फीचर्स इसके बाद के नहीं पढ़ूंगा क्योंकि एनिवेज हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं। द लॉटीज शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे इंटरेस्ट फॉर एनी डिले इन पेमेंट टुवर्ड्स एनी अमाउंट टू बी पेड। मतलब मुझे धनीराम जी को इंस्टॉलमेंट पे करनी थी लेकिन मैंने उसमें डिले किया, तो बोल रहे कि अगर आप डिले करते हो तो आपको धनीराम जी को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है गाइस,
तो मैं आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। बचा हुआ सेशन में पार्ट 3 में करूंगा, पार्ट 3 में कवर करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीजें इंप्रूव कर सकता हूं तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, तो मैं नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।